आज हम बात करेंगे थैनाटोलॉजी की। थैनाटोलॉजी बेसिकली होता क्या है? थैनाटोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ डेथ होता है। ठीक है, अब बेसिकली व्हाट इज़ स्टडी ऑफ डेथ एंड डेथ क्या होती है? ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक मेडिसिन, अब अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो वो दो फेज़ में होती है। एक तो सबसे पहले उसको होता है सोमैटिक डेथ। सोमैटिक डेथ होने के बाद पेशेंट को होता है, मतलब आदमी जो डेड बॉडी है वो मॉलिक्यूलर डेथ में जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं सोमैटिक डेथ की। व्हाट इज सोमैटिक डेथ ऑल अबाउट? इट इज़ बेसिकली अ कंप्लीट इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ द सर्कुलेशन। ठीक है, जब सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन और ब्रेन स्टेम तीनों स्टॉप हो जाते हैं, दिस इज टर्म्ड एज सोमैटिक डेथ। ठीक है, इनको सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, ब्रेन फंक्शन को हम बिशॉप्स ट्रायड भी बोलते हैं। ठीक है, सोमैटिक डेथ में बेसिकली हो क्या रहा है, जो एरोबिक प्रोसेस हैं वो स्टॉप हो रहे हैं आपके। ठीक है, जब एरोबिक प्रोसेस बंद हो जाते हैं तो वहाँ उसके बाद शुरू होते हैं एनएरोबिक प्रोसेस। ठीक है, तो एनएरोबिक प्रोसेस की वजह से जो आपके मसल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द स्टिमुलस। ठीक है, ब्रेन स्टेम डेथ की डायग्नोसिस आप कैसे करोगे कि बेसिकली ये ब्रेन स्टेम डेथ हो गई है, जो कि सोमैटिक डेथ हम बोल रहे हैं उसके बारे में। अब इसी की जगह एक होता है मॉलिक्यूलर डेथ। मॉलिक्यूलर डेथ क्या होता है? मॉलिक्यूलर डेथ बेसिकली रिफर करता है द डेथ ऑफ ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। जैसे हमारा सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, ब्रेन फंक्शन स्टॉप होने के बाद, ये सब खत्म होने के बाद ये शुरू होता है विद इन 1 to 2 hour आफ्टर सोमैटिक डेथ मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट होती है, एंड दिस पीरियड इज फेवरेबल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ सोमैटिक डेथ से मॉलिक्यूलर डेथ के बीच में हम ऑर्गन्स निकाल सकते हैं। एक बार मॉलिक्यूलर डेथ हो गई तब ऑर्गन्स निकालना बेकार है, बिकॉज द डेथ ऑफ ऑल द इंडिविजुअल सेल अकर even when even anaerobic process stops due to non availability of the ATP। ATP की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, एनरोबिक प्रोसेसेस भी रुक जाते हैं। दिस इज टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर डेथ। ठीक है, मॉलिक्यूलर डेथ हो गई। एंड अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे ब्रेन स्टेम डेथ की। तो हमारे पास बेसिकली एब्सेंस हो जाता है ब्रेन स्टेम फंक्शंस में। ठीक है, दैट इज़ प्री रिक्विजिट क्या है, हम न्यूरो इमेजिनिंग एविडेंसेस लेके रखेंगे। एक्सक्लूजन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल कंडीशंस, नो ड्रग इंटॉक्सिकेशन, कोई ड्रग इंटॉक्सिकेशन नहीं है। कोर टेम्परेचर मोर देन 32.2 डिग्री सेल्सियस है, कुछ बुक्स में ये 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिखा हुआ होता है, तो अकॉर्डिंगली बुक्स वेरी करेगा। ठीक है, 3 कार्डिनल फाइंडिंग्स होती हैं बेसिकली ब्रेन स्टेम डेथ कंफर्म करने के लिए। वो क्या होती हैं? एक तो कोमा होता है, दूसरा अनरिस्पॉन्सिवनेस कोमा और अनरिस्पॉन्सिवनेस इवन आफ्टर स्टिमुलेशन। ठीक है, दूसरा होता है एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं, जैसे ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस में क्या क्या जाएगा? प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। ठीक है, प्यूपल बेसिकली हमारी डायलेट नहीं होना बंद हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एज प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। मतलब पिपुलरी रिफ्लेक्स जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है जब हम ब्राइट लाइट डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, साइज एकदम डायलेटेड होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पिपुलरी रिफ्लेक्स। ठीक, जैसे आप चेक करते थे। अब बात करते हैं ऑक्यूलर मूवमेंट्स की। तो ऑक्यूलर मूवमेंट्स में आपके दो टाइप से होते हैं। ठीक है, एक होता है नो ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स। ठीक है, दैट इज नो आई मूवमेंट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, आई मूवमेंट हम कभी नहीं देखते हैं। जब हम आदमी का जो सिर होता है, जैसे ये एक आदमी है, ठीक है, इस आदमी का सिर हम इधर इधर हिलाएंगे तो इसकी जो आईज होती हैं उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं दिखता है सर हिलाने पे। दिस इज कॉल्ड एज नो ऑक्यूलोसिफेलिक। ऑक्यूलो मतलब आईज, ऑक्यूलोसिफेलिक मतलब हेड। ठीक, नो ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स इज सीन। फिर उसके बाद नो ऑक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स। ऑक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स भी नहीं होता। ऑक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं? हम उनके जो
उसका जो कान है वो 50 ml कोल्ड वाटर से इरिगेट करते हैं। जो डेड बॉडी जो बॉडी है बॉडी की ईयर्स को 50 ml ऑफ कोल्ड वाटर से इरिगेट करेंगे, लेकिन कोई भी मूवमेंट आई में नहीं दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एज नो ऑक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स। फिर आता है फेशियल सेंसेशन, फेशियल मोटर रिस्पॉन्स, दैट इज नो कॉर्नियल रिफ्लेक्स और विद द टच विद द कॉटन स्वैब। जब हम कॉटन स्वैब से टच कराते हैं कोई फेशियल सेंसेशन नहीं आ रहा है, कोई कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, नो जॉ रिफ्लेक्स, कोई भी जॉ रिफ्लेक्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं फेरेंजियल एंड ट्रैकियल रिफ्लेक्सेस की। तो अगर कोई भी गैग रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, नो कफ रिस्पॉन्स ऑन ब्रोंकियल सेक्शन, ठीक है, कोई भी ब्रोंकियल सेक्शन करने पे भी कोई कफ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई गैग रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज फेरेंजियल और ट्रैकियल रिफ्लेक्सेस चले गए। तो हमने देखा कोमा, अनरिस्पॉन्सिवनेस, एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस में हमने 4 रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करी है। ठीक है, दैट इज पिपलरी रिफ्लेक्स, ऑक्यूलर मूवमेंट्स, फेशियल सेंसेशन, फेरेंजियल एंड ट्रैकियल रिफ्लेक्सेस। अब बात करते हैं हम एपनिया टेस्ट की। एपनिया टेस्ट क्या होता है? रिमूवल ऑफ द वेंटिलेटर सपोर्ट। एपनिया टेस्ट हम कैसे करेंगे? बेसिकली वेंटिलेटर सपोर्ट जो हमने दे रखा है उसको हटा देते हैं एंड मॉनिटर करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। अगर एपनिया टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, दैट इज कब आएगा? जब टोटल एब्सेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी एफर्ट है, मतलब PaCO2 जो है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में होता है उसको देखते रहते हैं। ठीक है, ये टेस्ट बेसिकली अगर पॉजिटिव है, इन दैट केस वहाँ पे रेस्पिरेटरी एफर्ट कोई भी नहीं आ रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल फॉल हो रहा है, स्पाइट बॉडी ब्रीथ नहीं कर रही है, इन दैट केस दिस इज़ एपनिया टेस्ट। तो अगर ये 3 चीज़ें सच हैं, कोमा है, एब्सेंट ब्रेन रिफ्लेक्सेस हैं, एपनिया टेस्ट पॉजिटिव है, देन द बॉडी इज़ इन ब्रेन स्टेम डेथ। ठीक है, एंड इसके बाद ब्रेन स्टेम डेथ के बाद हमारा स्टार्ट होता है मॉलिक्यूलर डेथ। ठीक है। अच्छा, ब्रेन डेथ अगर सर्टिफाई करना है किसी भी पर्सन को, तो वो उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ब्रेन स्टेम सर्टिफिकेशन में बेसिकली क्या है, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको इंडिकेट करना है कि दिस इज़ अ केस ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ। ठीक है, द पेशेंट अटेंडिंग द फिजिशियन, ठीक है, वो भी साथ में होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन दे रहे हैं हम, ब्रेन डेथ सर्टिफाई कर रहे हैं, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर करेंगे और जो पेशेंट का अटेंडी है वो भी फिजिशियन के साथ होगा। डॉक्टर इन्वॉल्व शुड बी एक्सपर्ट इन द टेक्निक। जो डॉक्टर उसमें ब्रेन डेथ सर्टिफाई कर रहा है वो एक्सपर्ट होना चाहिए टू चेक and not be performed by the transplant surgeon or any doctor of the transplant team। जो आदमी वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या डॉक्टर्स जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो इस चीज़ को सर्टिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, इस डॉक्टर शुड परफॉर्म द टेस्ट ट्वाइस। ठीक है, इस डॉक्टर को 2 बार एटलीस्ट टेस्ट को परफॉर्म करना। अब बात करते हैं हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कितने टाइम के लिए हो सकता है। तो मतलब ट्रांसप्लांट के लिए हम टाइमिंग है कि 6 घंटे तक की हम कॉर्निया निकाल सकते हैं। ओपेसिटी आफ्टर 2 आवर ऑफ द डेथ होने के 2 घंटे बाद ओपेसिटी आने लगती है। स्किन को जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, स्किन कब हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 24 आवर तक की ठीक रहती है। बोन 48 आवर तक हो सकती है। ठीक है, ब्लड वेसल 72 आवर के लिए, किडनी जो होती है वो 45 मिनट्स के लिए। ठीक है, हार्ट 1 आवर तक में निकाल सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। ठीक है, लंग एंड लिवर 15 मिनट्स तक। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम कॉज ऑफ डेथ की। कॉज ऑफ डेथ क्या होता है बेसिकली? अब हम जो सर्टिफाई कर रहे हैं तो उसमें हमें डेथ सर्टिफिकेट में कुछ क्लॉजेज होते हैं जिन्हें मेंशन करना होता है। पहला होता है कॉज ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ दैट इज़ इंजरी या फिर किसी डिजीज़ की वजह से कॉज ऑफ बॉडी मरी होगी, मतलब जो इंसान मरा है उसका कोई ना कोई कॉज रहा होगा। तो कॉज ऑफ डेथ में हमारे पास कुछ क्लॉजेज रहते हैं। दैट इज़ पहला क्लॉज रहता है जैसे पार्ट 1, जिसमें पार्ट 1 का A, B, C 3 पार्ट में होता है। बीइंग ड्यू टू विच इन टर्न इज़ ड्यू टू एंटीसीडेंट कॉजेज। अभी थोड़ा नया आ गया है इसकी जगह
ABCD हो गया, तो बीइंग ड्यू टू, ठीक है, विच इन बीइंग ड्यू टू एंड आखिरी है हमारा एंटीसीडेंट कॉजेस। ठीक है, तो ये जो कॉजेज होते हैं वो बेसिकली नेक्स्ट वाले से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर मान लो उसको हेमरेज हुआ, हेमरेज इज द कॉज। हेमरेज क्यों हुआ? हेमरेज हुआ क्योंकि उसको इंजरी हुई। इंजरी किस वजह से हुई? वो स्टैब वुंड था, उसकी वजह से हुई। एंड एंटीसीडेंट कॉज, और कोई उसके साथ कॉज है, तो उन सारी चीज़ों को हम ABCD इस पार्ट में मेंशन करते हैं। ठीक है, A इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी आप लिखें ना लिखें, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कॉज ऑफ डेथ इज़ बेसिकली पार्ट 1A। ठीक है, देन पार्ट 2 जो होता है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज होते हैं। ठीक है, उनको लिखते हैं हम डेथ सर्टिफिकेट में। अब बात करते हैं हम, कॉज ऑफ डेथ हो गया, फिर उसके बाद बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डेथ। मैकेनिज्म ऑफ डेथ क्या है? फिजियोलॉजिकल डी-अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ डेथ। जैसे हेमरेज हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी एल्कलॉसिस हो गए, मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म से डेथ हुई है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलॉसिस, ये सब मैकेनिज्म ऑफ डेथ है। फिर उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, दैट इज मैनर ऑफ डेथ। मैनर ऑफ डेथ, दैट कैन बी नेचुरल, दैट कैन बी अननेचुरल, दैट कैन बी ऑब्सक्योर। ठीक है, जो नेचुरल होती है, किस पर्टिकुलरली एजिंग की वजह से हो रही है, तो दिस इज नेचुरल कॉज ऑफ डेथ। अननेचुरल में होमिसाइडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, अनडिटरमाइंड। ठीक है, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ डेथ। अगेन होमिसाइडल मतलब कोई मार रहा है, समवन किलिंग द पर्सन। ठीक है, सुसाइडल मतलब सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग होते गए। एक्सीडेंटल कोई एक्सीडेंट हो जाए, अनडिटरमाइंड जिसमें यू कांट से। ठीक है, एगोनल पीरियड क्या होता है? टाइम बिटवीन द लीथल अकरेंस एंड द डेथ। जो लीथल अकरेंस से जो भी कॉज वजह से एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के कितने टाइम बाद वो मरा, तो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज एगोनल पीरियड। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ सर्टिफाइंग डेथ। वो मैंने आपको बता दिया, कॉज ऑफ डेथ के फॉर्मेट होता है, ये पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, जिसमें हम ABCD तक की कॉजेज़ लिखते हैं पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ लिखते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ डेथ क्या क्या हो सकते हैं। मोड ऑफ डेथ, इट मे बी ड्यू टू कोमा, इट मे बी ड्यू टू सिनकोप, इट मे बी ड्यू टू एस्फिक्सिया। कोमा अगर है तो अनकॉन्शियस फ्रॉम विच द पर्सन कैन नॉट बी अराउज। कोमा क्या होता है? बेसिकली इट इज़ बेसिकली द अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच द पर्सन कैन नॉट बी अराउज्ड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोमा। कोमा इज अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच द पर्सन कैन नॉट बी अराउज्ड। सिनकोप क्या होता है? इट इज़ बेसिकली डेथ फ्रॉम द फेलियर ऑफ हार्ट फेलियर की वजह से जो डेथ होती है वो सिनकोप होता है। एस्फिक्सिया क्या होता है? इट इज़ फेलियर ऑफ द फंक्शन ऑफ द लंग। तो बेसिकली वही है हमारा ब्रेन, हार्ट, एस्फिक्सिया आपका लंग्स। ठीक, रेस्पिरेटरी, ब्रेन, हार्ट, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और रेस्पिरेटरी, वही है, सेम कंडीशन, यही चीज़ है। देन एक टर्म आता है दैट इज व्हाट इज परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। इट इज़ बेसिकली लॉस ऑफ द कॉग्निटिव न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। जो कॉग्निटिव न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो चले जाते हैं ऑफ द ब्रेन एंड बट दे डज हैव नॉन कॉग्निटिव फंक्शन। जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जैसे दिमाग लगाने वाले जो भी फंक्शन है, मतलब ये हैं, या वो पहचानने वाले, या फिर किसी चीज़ पे आर्गुमेंट करने वाले, किसी चीज़ को अपोज करने वाले फंक्शन, वो सारे चले जाते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। लेकिन नॉन कॉग्निटिव फंक्शन बने रहेंगे एंड प्रेजेंट पर्सन की जो स्लीप वेक साइकिल है वो प्रिजर्व रहती है। ठीक है, तो दिस इज अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट फॉर अ पर्सन। अब बात करते हैं हम एनॉक्सिया की। एनॉक्सिया इज बेसिकली सेसेशन ऑफ द वाइटल्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द टिश्यू एनॉक्सिया। ठीक है, गॉर्डन ने क्लासीफाई किया था एनॉक्सिया को इनटू 4 टाइप्स, दैट इज एनॉक्सिक एनॉक्सिया, जब हमारी ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, लंग्स और ब्लड में नहीं आ पाती है। ठीक है, ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है ड्यू टू एनी कॉज, इट इज़
एस्फिक्सियल डेथ वगैरह की वजह से एनॉक्सिक एनॉक्सिया। एनीमिक एनॉक्सिया, जैसे एनॉक्सिया को हम बेसिकली हाइपोक्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। Anemic anoxia is basically due to reduced oxygen carrying capacity of an hemorrhage, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट्स पॉइजनिंग, इन सब में होती है एनीमिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस बेसिकली इनहिबिट हो जाते हैं टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से डिफिशियंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। ये साइनाइड पॉइजनिंग के केस में होता है। स्टैग्नेंट जो हाइपोक्सिया होता है वो इम्पेयर्ड सर्कुलेशन ड्यू टू रिड्यूस डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़, शॉक में, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में और हीट स्ट्रोक्स में, ये सारे जो चीज़ें होती हैं उसमें स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम सडन डेथ की। तो सडन डेथ बेसिकली क्या होता है? सडन डेथ इज द डेथ occurring instantaneously within 1 hour of the onset of the morbid symptom। जो morbid symptoms स्टार्ट होते हैं उसके 1 घंटे के अंदर अगर मौत हो जाती है then this is called as sudden death। It is sudden and unexpected prior to the death person was sudden and unexpected basically ये prior to the death होता है, before the person was not suffering from any dangerous disease। ठीक है, मरने से पहले आदमी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, उसकी सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ हो रही है, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज सडन डेथ। ठीक, अब बात करते हैं हमारे पास होता है कार्डियोवास्कुलर कॉजेस, सीएनएस कॉजेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कॉजेस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉजेस, इटेरोजेनिक कॉजेस एंड एंडोक्राइन कॉजेस। तो इनके एक एक दो कॉजेस अगर आप देख लेंगे ब्रीफ में तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम These are the coronary artery diseases। cardiovascular causes में valvular heart diseases, cognitive heart diseases, hypertension, cardiac tamponade। cardiac tamponade क्या हो जाता है? बेसिकली फ्लूइड बढ़ जाता है आपका, ठीक है। एंड सीएनएस में क्या क्या कॉजेज हैं? सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इंट्रासेलुलर हेमरेज, सबएरेक्नॉइड हेमरेज, ये सब है। रेस्पिरेटरी में तुम्हारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लोबार ब्रोंकोनिमोनिया, मैसिव हेमोप्टाइसिस, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेज में पेप्टिक अल्सर हो गया, इसोफेजियल वेराइसिस हो गया, मेलिग्नेंसी हो गया जिसकी वजह से हेमरेज होगा और बेसिकली तुम्हारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स दिखेंगे। रप्चरल एन्यूरिज्म हो गया, रप्चर्ड डिजीज्ड विस्कस हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टॉक्सीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हेमरेज ड्यू टू फाइब्रोसिस, ठीक है। एंडोक्राइन कॉजेज में एड्रीनल इनसफिशिएंसी, मिक्स्ड एडिमा, कोमा, डायबिटिक कोमा। हेटेरोजेनिक कॉजेज में ड्रग अब्यूज, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनेस्थीसिया, सडन विड्रॉवल ऑफ द स्टेरॉइड, ये हो जाते हैं, ठीक है। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें, दिस इज द मोस्ट कॉमन डेथ फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो इसमें बेसिकली स्टेनोटिक लेजन्स हो जाते हैं। स्टेनोटिक लेजन्स मतलब जो हमारी हार्ट, जैसे जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो स्टेनोज हो जाएंगी, मतलब पतली हो जाएंगी, ठीक है। इन दैट केस स्टेनोटिक लेजन होने की वजह से क्रोनिक मायोकार्डियल इश्कीमिया होगा। क्रोनिक मायोकार्डियल इश्कीमिया की वजह से 75 रिडक्शन अगर हो जाता है तो डिक्रीज, जिसकी वजह से जो क्रॉस सेक्शन है आपका वो डिक्रीज कर जाता है ऑफ द कोरोनरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, जिसकी वजह से आपका सीवियर टाइप ऑफ द ऑक्लूजन हो जाता है, जैसे 3 से 4 सेंटीमीटर। हाँ, सीवियर ऑक्लूजन क्या होता है? यहाँ पे जो कोरोनरी ऑस्टिया होता है, दिस इज द पोर्शन फ्रॉम इज द कोरोनरी आर्टरीज, दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइजेस, ठीक है। अगर इस लोकेशन पे जहाँ पे कोरोनरी ऑस्टिया हमारा निकलता है वहाँ पे 3 से 4 सेंटीमीटर की रेंज पूरी अगर ऑक्लूड हो जाती है, दैट इज कॉजिंग सीवियरेस्ट टाइप ऑफ द ऑक्लूजन दैट, और वहाँ पे इन्फ्रैक्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं पे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थ्रोम्बोसिस, हेमरेज हो जाएगा जिसकी वजह से एक्यूट ऑक्लूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी होगा, ठीक है। मोस्ट इन्फेक्ट अकर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द एंटीरियर वॉल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल है यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल में सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, दैट इज़ लेस देन 10%, ठीक है।
अब बात करते हैं ऑक्लूजन ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी जब होता है, इन दैट केस इन्फ्रैक्ट जो होता है वो अपाइकल रीजन में एंटीरियर एरिया ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, ठीक है। ऑक्लूजन ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी जब होगा तो इन्फ्रैक्ट तुम्हारा पोस्टीरियर एंड बेसल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। पोस्टीरियर इन्फ्रैक्ट इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ राइट वेसल्स एंड द लेफ्ट वेसल्स दैट इज सर्कमफ्लेक्स ब्रांचेस, ठीक है। ट्रांसम्यूरल इन्फेक्ट कब होता है? एमआई विच इन्वॉल्व्स एंटायर थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। सब एंडोकार्डियल इन्फेक्ट कब होता है? एमआई इन्वॉल्विंग इनर 1/3 ऑफ द मायोकार्डियम, ठीक है। जो हमारी एंडोकार्डियल वॉल होती है, मायोकार्डियम होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये मायोकार्डियम है तो इसका इनर 1/3 पोर्शन अगर इन्वॉल्व हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सब एंडोकार्डियल इन्फेक्ट। अब बात करते हैं, हमें समझना है कि क्या ये फ्रेश थ्रोम्बाई था या ये ओल्ड थ्रोम्बाई था। तो जो फ्रेश थ्रोम्बस बनेगा, जो ऑक्लूजन फ्रेश होगा, वो डार्क ब्राउन होगा और वेसल्स की वॉल से अटैच्ड होगा। अगर ओल्ड थ्रोम्बाई है, ठीक है, वो येलोइश या ग्रे होगा, फर्म प्लग होगा, ठीक है, ब्लॉकिंग द वेसल, इट इज़ फर्म प्लग ब्लॉकिंग द वेसल, ठीक है। सडन स्ट्रेस की वजह से एड्रेनल रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अरिथमिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने लगते हैं, और एरिथमिया वेंट्रिकुलेशन होने की वजह से हाइपॉक्सी मायोकार्डियम होने लगता है। हार्ट की वॉल ज़्यादा जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं और फाइनली उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होने लगती है, जिसकी वजह से हाइपॉक्सी मायोकार्डियम हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस की। तो फर्स्ट 12 to 18 आवर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं कुछ खास, ठीक है, ठीक है। अर्लीस्ट रिकॉग्निजेबल चेंज जो आते हैं तुम्हारे 12 से 24 घंटे में आते हैं हार्ट में, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द इवेंट क्या रहते हैं? सबसे पहले नेक्रोसिस एंड कोगुलेशन, नेक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन होता है, फिर उसके बाद ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और फिर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द नेक्रोटिक मायोकार्डियम होता है। फाइनली इट ऑर्गेनाइजेज इनटू द ग्रेन्युलेशन टिश्यू टू फॉर्म द कोलेजन रिच स्कार, जिसकी वजह से वो ग्रेन्युलेशन टिश्यू बना के एक कोलेजन रिच स्कार बनाता है फाइनली। अब बात करते हैं हम सबसे पहले 0 से 6 घंटे के अंदर क्या होता है। देयर आर ग्रॉस चेंजेस, ठीक है, जिसमें ग्रॉस चेंजेस कुछ खास नहीं होते हैं, ठीक है। टीटीसी टेस्ट निगेटिव आता है, ठीक है। टीटीसी टेस्ट क्या होता है? बेसिकली आप ये समझिए, टीटीसी इज ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं ये समझिए। इसमें ये बेसिकली हमें रेड कलर प्रोवाइड करता है। रेड कलर कब देता है? जब रेड कलर देगा, रेड कलर कब देगा? जब हेल्दी एरिया होगा, जिसमें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज प्रिजर्व्ड होगा, ठीक है, वहाँ पे वो रेड देगा। मतलब टीटीसी टेस्ट वहाँ पे निगेटिव, ठीक है। जो इन्फ्रैक्ट एरिया होगा वो पेल होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर इन्फ्रैक्ट एरिया होगा तो वो पेल हो जाएगा, तब टीटीसी टेस्ट हम पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। ये अगर रेड कलर आ रहा है, टीटीसी टेस्ट इज निगेटिव, नथिंग इज देयर, ठीक है। ये अकर करता है विदिन 12 आवर्स 30 अप टू 36 आवर, ठीक। अब बात करते हैं हम इसमें डिटेल देखते हैं, ठीक है। पहले 6 घंटे में कोई भी चेंज नहीं आता है। ट्राइफिनाइल ट्राइजोलियम क्लोराइड टेस्ट निगेटिव रहता है। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस जब देखते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होता है। स्ट्रेचिंग और वेवीनेस ऑफ द फाइबर देखने को मैक्स टू मैक्स मिल सकती है, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं 6 से 12 घंटे में क्या होता है। कोई चेंज नहीं आ रहा है, ग्रॉस चेंज ऊपर से देखने में एकदम नॉर्मल है, हार्ट अभी भी स्लाइट पैलर देखने को मिल सकता है, दैट्स ऑल। कोगुलेटिव नेक्रोसिस स्लाइटली पेल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस शुरू हो गई, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट शुरू हो गए हैं, मिनिमल हेमरेज हुआ होगा, ठीक। फिर अब बात कर लेते हैं 12 से 24 घंटे में क्या हो रहा है। यहाँ से चेंजेस शुरू हो रहे हैं, स्लाइट पैलर दिख रहा है या मोटलिंग दिख रही है, कंटिन्यूस कोगुलेशन नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस
है एट द पेरिफेरी ऑफ द इन्फ्रेक्ट एंड द न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट है, ठीक है। 24 to 72 आवर्स में पैलर है, हाइपरिमिक है, अल्टरनेट बैंड ऑफ रेड एंड पेल एरियाज हैं जिसे हम ट्रिगॉड टाइग्रॉइड अपीयरेंस बोल रहे हैं। पैलर है, हाइपरेमिया है, अल्टरनेट बैंड ऑफ रेड एंड पेल एरियाज हो गए हैं यहाँ पे। कंप्लीट कोगुलेशन नेक्रोसिस ऑफ मायोफाइबर्स, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट, वेल डेवलप्ड, अर्ली फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूट्रोफिलिक न्यूक्लिया। 4 से 7 दिन में, ये 24 आवर्स में ये सब हो जाता है। अब सेंट्रल पैलर विद द हाइपरेमिक बॉर्डर सॉफ्ट होता है, मैक्रोफेजेस अपीयर करते हैं, डिसइंटीग्रेशन, फैगोसाइटोसिस एंड नेक्रोटिक फाइबर ग्रेन्युलेशन, टिश्यू स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन करना, ठीक है। फिर 10वें दिन में क्या देखोगे, मैक्सिमली येलो हो जाता है, सॉफ्ट शंकन हो जाता है, पर्पल पेरिफेरी हो जाती है, वेल डेवलप फैगोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंट ग्रेन्युलेशन टिश्यू इन द पेरिफेरल एरियाज ऑफ द इन्फेक्ट एंड पिगमेंटेड मैक्रोफेजेस, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेंगे। 4 से 6 वीक बाद वो थिन ग्रे वाइट हार्ड शंकन फाइब्रस स्कार देखने को मिलेगा आपको, इंक्रीज फाइबर कोलेजेनिक टिश्यू, डिक्रीज वस्कुलैरिटी, फ्यूअर पिगमेंटेड मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमर्शन ऑफ द टिश्यूज स्लाइसेस। ये बेसिकली टीटीसी टेस्ट था, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाफाइलैक्टिक टेस्ट की। ये बेसिकली इंसेक्ट बाइट, फूड और ड्रग की वजह से होता है, जिसमें ये क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये मतलब फीचर्स देखने को मिलते हैं डेड बॉडी में, दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सर्कुलेटरी कोलैप्स, फेंटनेस, इचिंग, स्किन अर्टिकेरिया, मतलब ये किसी भी एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन में स्टार्टिंग सिम्टम्स है, ठीक है। टाइटनेस ऑफ द चेस्ट एंड वीजिंग, डेथ विद इन 15 to 20 मिनट्स, ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। वेगल इनिबिशन की वजह से भी डेथ होती है, दैट इज वेगल इनिबिशन को हम वेसोवेगल शॉक, रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट या फिर नर्वस एपोपेलेक्सी भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली एक सडन डेथ होता है, विद इन द सेकेंड्स और द मिनट्स हो जाती है इसमें डेथ, माइनर ट्रॉमा की वजह से या फिर हार्मलेस पेरिफेरल स्टिमुलेशन की वजह से ये होता है, दैट इज़ वेगल इनहिबिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जब प्रेशर पड़ता है बैरो रिसेप्टर्स पे, जो कि बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड साइनस में, कैरोटिड शीथ्स में, कैरोटिड बॉडीज़ में, ठीक है, दैट causes increase in the blood pressure in these sinuses with the resultant slowing of the heart rate, dilatation of the blood vessels and fall in the blood pressure, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है कि हमने बैरो रिसेप्टर्स में प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने की वजह से साइनसेस में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद स्लो होगी हार्ट रेट, ब्लड वेसल डायलेट करेगी, बीपी फॉल करेगा। लेकिन कुछ इंडिविजुअल में ये हाइपर सेंसिटिविटी शो कर जाएगा, दैट इज ब्रेडिकार्डिया एंड कार्डियक अरिथमिया, ठीक है, विच presents as the range of ventricular arrhythmias और the cardiac arrest, और cardiac arrest में पेशेंट गया वहीं पे आदमी की डेथ हो जाती है। दिस इज द डेथ ड्यू टू वेगल इनहिबिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर थैनेटोलॉजी। इसके बाद हम करेंगे साइंस ऑफ डेथ। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।